हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.1 करा रखी है। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2। तो 3 में फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 3.1 के, इसमें बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, ये जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, नीचे प्रॉब्लम जो दे रखी है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है हमें, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कि एक मैथमेटिक्स का एक टेस्ट हुआ या क्विज हुआ जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा क्लास 10th के। फिर आगे बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। और जो मतलब कि लड़कियों की जो संख्या थी ना वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा थी। इसमें लिख रहा है ना इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि लड़कियों की जो संख्या थी वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। फिर इसके बाद क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें ये बताना है कि भाई कितने लड़के और कितने लड़कों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, और किस मेथड से बताना है, ये हमें ग्राफिकली मेथड से बताना है। तो ये बिल्कुल पिछली एक्सरसाइज के जैसे सवाल है, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में हम सवाल में करके आ चुके हैं हम ऐसे क्वेश्चन। सही है, तो लेट करेंगे। देखो क्या बताना है हमें, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बतानी है, कितने लड़कों ने और कितने लड़कियों ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। हमने मान लिया लड़कियों की संख्या कितनी थी, x थी। तो ऐसे ही नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, हमने मान ली y है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला था फर्स्ट लाइन में कि भाई 10th क्लास के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, जिसमें कुछ लड़की भी थी और कुछ लड़के भी थे। अब तुम ये बताओ भाई, मैंने मान लिया लड़कियां इतनी थी और लड़के इतने थे, तो अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो किसके बराबर आना चाहिए, 10 के। क्यों, उन्होंने बोल रखा है ना कि इस कंपटीशन में 10 बच्चों ने भाग लिया था, तो ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कों की संख्या टोटल मिला कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बार में क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो देखो लड़कियों की संख्या कितनी, x, ये किसके बराबर होगी, लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा, तो 4 ज्यादा कर दिया। देखो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो इसलिए क्या करते हैं हमने x = y + 4, क्योंकि हमने लड़कों की जो संख्या है वो कितनी लेट कर रखी है ना, y कर रखी है। तो देखो इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा x - y = 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। ग्राफिकली में पॉइंट तो चाहिए ना पहले, तो पॉइंट कैसे बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं हम एलजेब्रिकली से। पिछली एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो देखो x + y = कितना है हमारा, 10 है। पहले इसमें पुट कर दो x = 0। जब तुम इसमें x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। और जब तुम y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। सही है, फिर इसका एलजेब्रिकली बना दो मेथड, पॉइंट बना दो इसके। तो देखो x और यहाँ y, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 10 मिली, जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 मिली। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x - y = 4 को। जब तुम x की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4 आएगी, यहाँ से माइनस उधर चले जाएगा। इसलिए जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +4। तो इसके पॉइंट कौन कौन से आएंगे हमारे, इनके पॉइंट आएंगे हमारे x और ये y। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू मिली -4, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 रखी तो -4 मिली हमें, किसकी, x की वैल्यू। अब इसका ग्राफ बनाना है। देखो तो ये हमने खींच दिया ऐसे करके। सही है, देखो हाईएस्ट नंबर कितना है, 10 है। तो कहाँ तक खींचना पड़ेगा, 10 तक, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और 9 और ये 10। सही है। ऐसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसके बाद देखो माइनस में वैल्यू कहाँ है हाईएस्ट, कितनी है -4। तो देखो -1, -2, -3, -4, एक और फालतू खींच दो माइनस का 5। ऐसे यहाँ -1, -2, -1, -3, -4 और ये -5। अब देखो प्लॉट करो इसको। तो देखो पहला पॉइंट है हमारा 0,10, ये रहा वाला पॉइंट। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है। किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 10। तो देखो x और y की वैल्यू यहाँ मिलती है 0। अब देखना x की वैल्यू 0 तो ये रही, और y की वैल्यू 10 तो कहाँ पहुँच गई, यहाँ। तो पहला पॉइंट तो ये रहा हमारा। फिर इसके बाद 10,0 मतलब कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 भी यहाँ मिलेगी। x की वैल्यू 10 कहाँ मिलेगी, ये रही, x की वैल्यू 10 ये रही। अब इन दोनों पॉइंटों को ऐसे करके ज्वाइन कर दो। सही है, ऐसे ज्वाइन कर दो इसको। ये पॉइंट हो गया हमारा 10,0 और ये हो गया हमारा 0,10। अब देखो इस वाली लाइन को ड्रॉ करो। तो 0, कितना है -4, तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ है, y की वैल्यू -4 ये रही। सही है। अब देखो 4,0 मतलब कि y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगी और x की वैल्यू 4 कहाँ मिलेगी, यहाँ। तो देखो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो। सही है। और जब तुम इसको लाओगे ऊपर तो ये जो दो लाइन एक दूसरे को जहाँ कट कर रही हैं, तो ऐसे इसको ऐसे करके ड्रॉ करोगे, है ना। तो ये देखो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 7,3। ये पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा 7, देखो 3 के सामने है और 7 के सामने है। तो हमारे पॉइंट क्या आया, वो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आया, इंटरसेक्ट पॉइंट क्या आया हमारा 7,3। जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या है x की वैल्यू, ये क्या है y की वैल्यू। तो x हमने क्या लेट करा था, गर्ल्स। तो गर्ल्स के संख्या कितनी आ गई, गर्ल्स की संख्या आ गई हमारी 7 और बॉयज़ कितने आ गए हमारे, बॉयज़ आ गए हमारे 3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें हमारी गर्ल्स की संख्या कितनी आई 7 और बॉयज़ की संख्या कितनी आई 3। तो इस हिसाब से हम ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, मतलब फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। इसमें बोला है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। मतलब कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 50 रुपये है। फिर आगे बोला वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, मतलब कि 46 रुपये। इन्होंने बोला कि भाई 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है 46 रुपये है। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है। सही है ना। तो इसमें लेट करना पड़ेगा भाई कि पेंसिल और पेन का हम एक पेन का और एक पेंसिल का हम कॉस्ट लेट कर लेंगे। फिर आगे हम ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे, वहाँ से सॉल्यूशन निकल आएगा। सही है। तो देखते हैं अब लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो इसमें लेट कर लो। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, मतलब कि एक पेंसिल कर लो, एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना है x रुपये है। फिर लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा y। इसके बाद कंडीशन क्या क्या दी थी हमें, उन्होंने बोला था कि 5 पेंसिल और 7 पेन कितने रुपए के हैं 50 रुपये के। तो भाई 5 पेंसिल कितने रुपए के हो जाएंगे 5x रुपए की, क्योंकि एक पेंसिल कितने रुपए की है x रुपए की, और 5 खरीद रहे हैं तो कितने रुपए के हो जाएंगे 5x। फिर प्लस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, क्योंकि हमने 7 पेन खरीदे थे। सही है। इसके बाद अब की बार क्या हुआ 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदे, तो मतलब कि 7x प्लस 5y आ जाएगा अब की बार। और ये कितने रुपए का था 46 रुपए के थे। अब इनके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लो 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50। सही है।
अब इसमें क्या रखें, अगर मान लो मैं x इक्वल टू यहाँ 3 रख दूँ तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू में 3 प्लस 7y इक्वल टू में 50, 15 प्लस 7y इक्वल टू में 50। अब देखो 7y ऐसे का ऐसी है, 50 को धर वो 15 को उधर भेज दो तो 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा 35, 7 से काट दो इसको 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब देखो अब इसमें क्या रखूं जो आसानी से कट जाइए हैं, तो इसमें y इक्वल टू 0 रख लो। तो जैसे तुम इसमें y इक्वल टू 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 5x इक्वल टू 50, इससे काट दो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब एक बॉक्स में ये पॉइंट को लिख दो, इन्हें हमारे पॉइंट जो है वो क्या क्या आए हैं x और y। x की वैल्यू हमने जब 3 रखी थी तो y की वैल्यू 5 आई, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आ गई। सही है। अब आ जाओ अपने दूसरी इक्वेशन पर। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 46। तो देखो अगर मैं इसमें x इक्वल टू 3 रख दूँ वही वाले तरीके से, अगर मैं इसमें x इक्वल टू 3 रख दूँ तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 5y इक्वल टू में 46, ये हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू में 46। 21 को उधर ले आओ तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इक्वल टू हो जाएगा 25, इससे काट दिया y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब देखो पहले हमने x की वैल्यू रखी थी, अब y की वैल्यू कुछ रखो इसमें। तो अगर मैं y इक्वल टू रख दो इसमें -2, तो -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 7x ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू में 46, इसको उधर भेज दो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा 56, इसको इससे काट दो x इक्वल टू कितना आ गया 8। अब आ गया हमारा आराम से। अब ये पॉइंट बता दो यहाँ से, तो पॉइंट हमारे क्या क्या आए हैं, तो पॉइंट हमारा आया है x और y कितने कितने, ये रहा कहाँ गया, ये रहा 3 हमने रखा था तो आई y की वैल्यू 5, और जब हमने y की वैल्यू -2 रखी तो x की वैल्यू आई 8। अब देखो अब बनाओ ग्राफ। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, सही है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, मान लो यहाँ 10। फिर इसके बाद देखो पॉइंट है हमारा 3,5, x की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 ये रही, y की वैल्यू कितनी है 5, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा पहला ये रहा। इसके बाद x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 तो यहाँ मिलेगी और x की वैल्यू 10 कहाँ मिलेगी यहाँ। तो इन दोनों पॉइंटों को क्या कर दो ज्वाइन कर दो इनको। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 10,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना 4,5, सॉरी 3,5 थे, 3,5, सही है। अब इस वाली लाइन का ग्राफ बनाना है, तो देखो क्या है 3,5, तो देखो 3,5 यही पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर अगली बार x की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 8 ये रही, और y की वैल्यू -2 नीचे आ जाएगा मतलब कि, तो -1 और ये हो जाएगा -2। तो देखो x की वैल्यू 8 और ये हो जाएगा यहाँ। अब इसको ऐसे करके ज्वाइन करा दो, ऐसे करके, सही है। तो ये जो है लाइन एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट क्या मिल गया हमें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या मिला 3,5। तो इसमें देखो यही सॉल्यूशन होगा हमारा। तो हमने क्या मानी थी x की वैल्यू पेंसिल की, तो पेंसिल का कॉस्ट कितना आ गया 3 रुपये, 3 रुपये आ गया, और पेन का कॉस्ट कितना आ गया, एक पेन का कॉस्ट 5 रुपये, सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा फिनिश हो चुका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर the lines correspond वो representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel और coincident। हमें ये बताना है कि भाई a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशो को कंपेयर करके
हमें ये बताना है जो दो लाइन दे रखी हैं, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, क्या एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, कि ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो पहले इनका मतलब समझते हैं। इंटरसेक्ट माने क्या होता है, देखो जब दो लाइन ऐसे करके एक दूसरे को कट करती हैं, किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, काट रही हैं एक दूसरे को ये। अब कोइंसिडेंट क्या होता है, कोइंसिडेंस मानी होता है जैसे मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी क्या हो, बिल्कुल इसी के ऊपर जाए, इसी के ऊपर दूसरी लाइन भी चली जाए, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम क्या, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हैं। और पैरेलल क्या होता है, पैरेलल होता है ये जो लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, कभी भी ये इन्फिनिटी में जाके भी टच नहीं करेंगे, कभी भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी टच नहीं कर सकती, सही है ना। तो इंटरसेक्ट पता कैसे चलेगा, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हैं कि ये दो लाइन कोइंसिडेंट है कि ये दो लाइन पैरेलल हैं। अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ से तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने कही है कि रेशो का कंपेयर करके बताओ। तो रेशो पहले तो ये पता होना चाहिए भाई रेशो क्या होते हैं। तो देखो हमें पता है कि जर्नल इक्वेशन जो होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो होती है हमारी क्या, वो होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 में 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 में 0, ये होती है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था अपनी एक्सरसाइज, जब मैंने 3.1 का बेसिक करवाया था उसमें बताया था मैंने कि ये दो होती है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होती हैं, सही है। अब इसमें क्या होता है, तीन केस होते हैं। तीन केस कैसे, अगर a1/a2 क्या है, b1/b2 के बराबर नहीं है, नहीं आता, मतलब कि a1/a2 का रेशो जो है b1/b2 के रेशो के बराबर नहीं आता, तो ये दोनों जो लाइन हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट लाइन होंगी। ये कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, सही है। दूसरा केस क्या होता है, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, मतलब कि तीनों रेशो एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये दो लाइन होंगी, वो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट। ये कौन सी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, सही है। और तीसरा केस है क्या, अगर a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इसको बोलेंगे जो लाइन है ना दोनों, ये क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी ये, सही है। तो तीनों केस समझ में आई। अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये हमारी होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और अगर मान लो तीनों बराबर हैं तो ये हमारी होंगी कोइंसिडेंट लाइन, और अगर मान लो a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी, पैरेलल लाइन। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, इन रेशो का कंपेयर करके हमें बताना है कि ये दोनों जो लाइन है जो दी हुई है, ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, ये बताना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू में 0। दूसरा है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू में 0। अब इसमें देखो अगर पहली लाइन की बात करें तो ये किसकी वैल्यू है, a1 की, तो निकाल लो a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और c1 की वैल्यू कितनी है 8। ऐसे ही इसमें देखो a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू कितनी है 6 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9। अब पहले चेक करेंगे हम a1/a2 का रेशो कैसे चेक करेंगे, b1/b2 से, है ना। तो a1/a2 मतलब कि a1/a2 चेक करेंगे हम b1/b2 के, सही है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में a2 की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू में b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और अपॉन में 6। ये कट रहा है तो इसे काट दो, तो ये जाएगा हमारा 2 और ये 3, तो 5/7 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2/3। तो क्या ये दोनों रेशो एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो तुम बोलोगे क्या कि भाई a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। देन these equation
आर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ये जो लाइन है एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। सही है, तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है हमारा फिनिश हो चुका। सेकंड पार्ट है हमारा क्या, 9x प्लस का 3y और प्लस का 12 इक्वल टू में 0। ये है 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 इक्वल टू में 0। सही है, ये इक्वेशन है। तो देखो इसमें पहले तो हम a1/a2 बराबर किसके चेक करेंगे, b1/b2 के। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आएगी 9, b1 की वैल्यू कितनी आएगी 3 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी 12। अब देखो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 18, b2 की वैल्यू कितनी आएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी 24। तो पहले इन दोनों का रेशो चेक करो। तो 9 कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू में 3 कितना आ जाएगा 6। इसको काट लो, ये आ जाएगा 1 और ये 2 और ये 1/2। अब ये देखना, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये तो दोनों रेशो बराबर आ गए। अगर मान लो शुरू के रेशो आ जाते हैं बराबर, तो हमें तीसरा भी लेना पड़ेगा। तीसरा रेशो क्या है 12/24। तो 12 1 12 और 12 2 24। तो तीनों रेशो क्या आ गए 1/2 इक्वल टू में 1/2 और इक्वल टू में 1/2। तीनों रेशो इक्वल आ गए। तो क्या लिखोगे आप कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2 के। देन दीज इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगे। सही है, अगर मान लो दो ही रेशो बराबर नहीं आए तो आगे चेक करने का क्या फायदा, तो वहीं रोक देते हैं। अगर मान लो दो रेशो बराबर आ गए तो आगे वाला भी चेक करते हैं। सही है ना। अब चलो अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा 6x माइनस का 3y माइनस का 10 इक्वल टू में 0। फिर है 2x माइनस का y और प्लस का 9 इक्वल टू में 0। पहले यहां से a1 a2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लो। तो देखो a1 की वैल्यू आएगी यहां से 6, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू माइनस का 10 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब देखो रेशो चेक करो पहले, तो कितना आएगा 6/2 इक्वल टू में -1 सॉरी। अब माइनस से माइनस काट दो, इसे काट दो, 3 बन जा वो सॉरी 2 बन जा, 2 3 जा 6 और 2 बन जा 2। तो देखो 3/1 है, ये भी कितना 3/1 है। तो दो रेशो बराबर आ गए, तो तीसरा भी लेना पड़ेगा। तीसरा रेशो क्या है हमारा माइनस का 10/9। तो देखो ये कितना आया 3/1, ये कितना आया 3/1, लेकिन ये कितना आया माइनस का 10/9। तो ये तो दो बराबर है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। देन these equation आर पैरेलल। ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे एक दूसरे के। सही है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि भाई ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। हमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के रेशो को कंपेयर करके ये बताना है कि ये जो दो लाइन दे रखी है ना हमें, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब ये कैसे पता चलता है कि भाई कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिलता है। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो एक भी इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। अगर मैं कोइंसिडेंट की बात करूं तो कोइंसिडेंट क्या होता है कि भाई एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन भी जा रही है, एक लाइन ऐसे तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही है। सही है ना, तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। तो देखना मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में,
कि भाई दो लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पर कट करती हैं उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं उसके। तो देखो इस वाली लाइन में, इस वाली कंडीशन में दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट करा है? एक पॉइंट पर। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक का मतलब होता है एक, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट करेंगे? नहीं करने की, तो इनका सॉल्यूशन मिलेगा ही ना। तो इस केस में क्या मिलेगा हमें? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सही है। अगर मैं इस केस की बात करूँ तो ये जो लाइन है दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर है, मतलब कि ये तो हर पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसमें कितने मिलेंगे? इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसको बोल सकते हैं, इसलिए इसमें मिल जाते हैं हमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन, इन्फिनिटी सॉल्यूशन मिल जाते हैं इसमें। सही है। हम गिनती नहीं कर सकते कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। सही है ना। अगर मैं ये बात करूँ भाई, यहाँ इस वाले केस में सॉल्यूशन तो हमें मिल रहा है ना, चाहे एक मिले चाहे एक से ज़्यादा मिले, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना। अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है किसी लाइन का तो उसको बोलते हैं वो हमारी लाइन जो है एक दूसरे क्या है? कंसिस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन? ये हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट, ये हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सही है। अगर मैं इधर की बात करूं तो इस वाले में तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक सॉल्यूशन भी मिल रहा है तब भी कंसिस्टेंट होगी और एक से ज्यादा मिल रहा है तब भी कंसिस्टेंट होगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइन? कंसिस्टेंट। सही है। अब कैसे चेक करेंगे भाई कंसिस्टेंट आएगी? हम चेक करेंगे वो वाला रेशो। अगर मान लो हमें पता है क्या भाई, अगर मान लो a1/a2 बराबर नहीं है किसके? b1/b2 के, तो हम क्या बोलते थे भाई ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी, और अगर ये इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ना हमें। तो वो लाइन क्या हो जाएगी हमारी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। इस केस में क्या होता था कि a1/a2 बराबर तो होता था b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता था किसके? c1/c2 के। पैरेलल लाइन के लिए ये वाला हमारा वो सॉल्यूशन होता था। तो इसमें भी हमें आंसर नहीं मिल रहा ना, इसमें आंसर नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी हमारी, है ना। अगर आगे वाले की बात करूं तो इसमें हमारे तीनों रेशो क्या होते थे? एक दूसरे के इक्वल होते थे। इक्वल होते थे, और इसमें भी हमें सॉल्यूशन मिल रहा है तो ये भी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो देखो इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल लाइन को बोलते हैं, और बाकी कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो समझ में आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आंसर तो मिल रहा है ना, सॉल्यूशन मिलना चाहिए बस, चाहे एक मिले चाहे एक से ज्यादा मिले। सही है ना। अब चलते हैं अपने सवालों पर। फर्स्ट पार्ट है थर्ड का फर्स्ट, ये है हमारा 3x प्लस का 2y और इक्वल टू में 5, और ये है हमारा 2x। अब ये 5 है, इसको इधर लिया हो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 5 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जर्नल इक्वेशन हमारी ये होती है, उधर की साइड क्या होता है? 0 होता है हमारा। तो देखो ऐसी 2x माइनस 3y इक्वल टू में कितना है? 7 है। इस 7 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 7, और उधर क्या बचेगा? 0। अब देखो इनका रेशो निकाल लो इनका। तो यहाँ से देखो पहले a1 b1 c1 की वैल्यू निकालो। तो a1 की वैल्यू 3 आ गई, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5। अब देखो a2 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ से 2, b2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 7। अब रेशो निकाल लो तो कितना जाएगा? ये 3/2 और ये 2/-3। तो क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल हैं? ये मतलब कि ये दो रेशो जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो तुम क्या बोलोगे भाई कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। और ये केस किसका होता था? हमारा इंटरसेक्ट लाइन का होता था, जब a1/a2 बराबर नहीं होता था किसके? b1/b2 के।
और इंटरसेक्ट लाइन में सॉल्यूशन तो मिलता है ना हमें, तो ये क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट। कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। समझ में आ गया ना क्यों हो जाएगी कंसिस्टेंट, क्योंकि ये है हमारी इंटरसेक्ट लाइन, और अगर इंटरसेक्ट लाइन है तो हमें कितना सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन मिलेंगे। तो एक सॉल्यूशन मिले या इन्फिनिटी मिले, सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर इसके। तो इसका सेकंड पार्ट है क्या कि भाई 2x - 3y इक्वल टू में 8। वही भाई इक्वल की साइड 8 है, इसको धर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8 और इक्वल में 0। अब देखो 4x माइनस का 3y, नहीं सॉरी 6y और इक्वल टू में 9। अब 9 को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू में 0। ये हो गया हमारा। निकाल लो a1 b1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, b1 की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 3 और c1 की वैल्यू माइनस का 8। और देखो अब a2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 4 और b2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 6 और c2 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 9। सही है, माइनस का 9 आ गई। अब देखो रेशो निकाल लो तो कितना जाएगा, ये 2/4 इक्वल टू -3/6। काट लो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये माइनस का 6 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो हमें तीसरा भी लेना पड़ेगा, पिछली वाले सवालों में बताया था मैंने। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 8/-9। तो माइनस से माइनस कट गया। तो देखो ये दोनों तो ऐसे आए हैं, मतलब कि ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये क्या हो गई हमारी, ये हमारा किसके लिए होता था केस, ये होता था हमारा पैरेलल लाइन के लिए। अगर ये पैरेलल लाइन है तो क्या वहां सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएंगे ये। सही है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, थर्ड पार्ट पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 4 वो थर्ड पर। तो थर्ड पार्ट है हमारा 3/2x प्लस का 5/3y और इक्वल टू में 7। फिर इसके बाद है 9x माइनस का 10y इक्वल टू में 14। हाँ ये क्वेश्चन है। देखो इसे सॉल्व करना है तो पहले a1 a2 की वैल्यू निकाल लो। पहले ये कर लो, ये प्लस का 7 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू में 0। ये प्लस का 14 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 14 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ से निकाल लो, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7। अब देखो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 और b2 की वैल्यू माइनस का 10 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 14। अब देखो शुरू के दो रेशो निकाल लो पहले, तो इसका रेशो इसके साथ निकाल लो। तो 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा हमारा कितना 5/3 और नीचे 9 वो 10। अब देखो इसके नीचे 1 कर लो तो इसकी इंटू इसमें हो जाएगी और बीच वाले की बीच वाले में। तो इसके नीचे 1 कर लो तो सबसे नीचे वाले की हो जाती है सबसे ऊपर वाले में और बीच वाले की बीच वाले में हो जाती है। तो इसकी इंटू इसमें करेंगे तो 3 अपॉन आ जाएगा 2 इंटू में 9 इक्वल टू में ये आ जाएगा 5/3 इंटू में माइनस का 10। अब ये 5 से काट दो 2 बार में और ये 3 से काट दो 3 बार में। तो ये 1/6 इक्वल टू में हो गया -1/6 है ना। तो अब ये दोनों बराबर थोड़े ही हैं, ये प्लस का 1/6 है, ये माइनस का 1/6 है। तो ये क्या लिख देंगे हम a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। अब ये वाला जो होता था वो किसके लिए होता था, इंटरसेक्ट लाइन के लिए होता था। और इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो ये जो हमारी लाइन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। अब अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। ये कंसिस्टेंट आई हमारा फोर्थ पार्ट है 5x माइनस का 3y इक्वल टू में 11 और
माइनस का 10x प्लस का 6y और इक्वल टू में माइनस का 22। अब देखो पहले ऐसे कर लो, ये प्लस का 11 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11 इक्वल टू में 0। ऐसा हम क्यों करते हैं कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0, है ना, उधर 0 होता है। तो ऐसी माइनस का 22 इधर आ जाएगा तो प्लस का 22 और इक्वल टू में कितना 0। अब निकाल लो पहले a1 की वैल्यू, तो a1 की वैल्यू 5 आएगी और b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू माइनस का 11, फिर a2 की वैल्यू माइनस का 10, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। ये आ गई। अब रखो शुरू के दो रेशो निकाल लो पहले, तो 5 अपॉन कितना आ गया माइनस का 10 इक्वल टू -3/6। देखो 5 से कट जाएगा 2 बार में ये, और ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। देखो ये माइनस का 1/2 और ये भी कितना माइनस का 1/2, दोनों बराबर हैं। तो तीसरा रेशो भी लेके चलते हैं। तो तीसरा रेशो है माइनस का 11/22, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तो यह जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और ये इक्वल टू माइनस का 1/2। तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये कौन सी कंडीशन होती है जब तीनों इक्वेशन होते हैं इक्वल होते हैं, मतलब कि a1 इक्वल a2 किसके इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल है किसके c1 अपॉन c2 के। अब ये वाला जो हमारा केस होता है वो किसके लिए होता है, ये होता है हमारा कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हों तो इसमें क्या मिलता है हमें इन्फिनिटली सॉल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, तो ये मुझे हमारी हो जाएगी कौन सी लाइन, कंसिस्टेंट। जिस लाइन में हमें अगर सॉल्यूशन मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। सही है ना, चाहे एक मिले चाहे एक से ज़्यादा मिले। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखो फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x प्लस 2y इक्वल टू में 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब देखो इधर 2x प्लस 3y इक्वल टू में कितना है 12। अब 12 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना बचेगा 0। अब देखो वैल्यू निकाल लो पहले। a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 8 और a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू माइनस का 12। अब रेशो निकाल लो तो 4/3 इसके नीचे कितना आएगा 2 इक्वल टू में ये कितना आ जाएगा 2/3, इसके नीचे बन करके ऐसे कर लो तो ये कितना आ जाएगा 4/2 इंटू में 3 और इक्वल टू में 2/3। अब देखो काट लो इसे तो ये 2 कट गया, ये वाला 2, तो ये क्या आ गया, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो एक और ले लो तीसरा वाला। तीसरा क्या है माइनस का 8/12, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये आ गया 2/3 इक्वल टू में 2/3 इक्वल टू में 2/3। ये कौन सा केस होता है हमारा कोइंसिडेंट का। अब कोइंसिडेंट में भी सॉल्यूशन मिलता है तो ये क्या हो गई हमारी कंसिस्टेंट लाइन हो गई। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा फिनिश हो चुका है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें और लाइक करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।